गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन अध्यापन करेंगे। समावेशी शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? समावेशी वातावरण के बारे में वर्तमान समय में जोर शोर से कार्य किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अर्थात समावेशी शिक्षा की वर्तमान परिवेश में आवश्यकता क्यों है? इसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। इसके बारे में जब प्रकाश डालते हैं, सर्वप्रथम मैं बता दूं आप लोगों को कि समावेशी शिक्षा कोई ऐसी शिक्षा पद्धति नहीं जो बिल्कुल नवीन है, बल्कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा पद्धति से है जिसमें सभी छात्रों को सीखने का समान अवसर प्राप्त हो। यूनेस्को ने समावेशी शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा भी है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी की अलग अलग आवश्यकता होती है। अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी ध्यान रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हर बच्चे को उसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखने का अवसर देना। दूसरी बात, इसका लक्ष्य सीखने की कठिनाई की पहचान करना और उसके प्रभाव को कम करना है। अर्थात समावेशी शिक्षा का अभिप्राय यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया गया है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है कि सीखने में जो कठिनाई हो रही है उस कठिनाई को दूर करना, उसके प्रभाव को कम करना, ताकि बालक आसानी से अधिगम कर सके। तीसरा है, इसका लक्ष्य औपचारिक शिक्षा से व्यापक है। कहने का मतलब है कि यह सिर्फ विद्यालयों में कहने का मतलब यह है, इसका लक्ष्य औपचारिक शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। औपचारिक शिक्षा से मतलब है वह शिक्षा प्रणाली जो विद्यालयों में संचालित होती है, वहां से जो प्राप्त करता है, बालक जो सीखता है, उस लक्ष्य से भी कहीं अधिक है। अर्थात इसका जो उद्देश्य है प्राप्त करने का, वह औपचारिक वातावरण से अधिक बालक प्राप्त कर सके, ऐसा यहाँ पर प्रयास किया जाता है। अर्थात समावेशी शिक्षा का लक्ष्य होता है औपचारिक शिक्षा से व्यापक। अगला है, यह अभिवृत्ति व्यवहार शिक्षण। यह जो है अभिवृत्ति व्यवहार शिक्षण विधि पाठ्यक्रम वातावरण में बदलाव चाहती है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से आज शिक्षण प्रक्रिया संचालित की जा रही है, उसमें यह व्यापक बदलाव चाहती है। ऐसा क्या मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा यह कहता है कि यह सभी छात्रों के लिए जो सामान्य वातावरण में कार्य नहीं कर पाते, कह रहा है कि यह सभी छात्रों के लिए जो सामान्य वातावरण में कार्य नहीं कर पाते, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अर्थात समावेशी शिक्षा की पद्धति होगी वह इस प्रकार से होगी कि सभी बालकों को उसमें सीखने का अवसर मिलेगा। तो बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में, यूनेस्को के बारे में। जो ये यूनेस्को ने जो पॉइंट दिए, जो यूनेस्को ने परिभाषित करते हुए समावेशी शिक्षा के अर्थ को समझाते हुए जो परिभाषा की है, इससे क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं, क्या क्या बातें स्पष्ट होती हैं, ये हम लोग जानने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी की अलग सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान रखना है और सबको एक साथ सीखने सिखाने का अवसर भी देना है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूंगा, समाज शिक्षा के बैकग्राउंड की बात मैं करूंगा, कैसे इसका उद्भव हुआ, क्यों ये आया और क्या इसका स्वरूप रहा, क्यों इसको आज से अपनाया गया है। पहली बात तो ये जान लें, हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात कर रहे हैं, और जो चौथा या अंतिम जो पॉइंट था कि इस प्रकार के शिक्षा में वो छात्र भी शामिल होंगे जो किसी न किसी प्रकार से विशिष्ट होंगे। तो देखिए,
समाज में कई तरह की चीजें हैं। हमारा जो भारतीय संविधान बना है, भारतीय संविधान में यह बातें तय की गई हैं कि सबको समान अधिकार प्राप्त है। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त है और उस समानता के अधिकार के साथ उसको जीवन जीने का अधिकार भी प्राप्त है। समावेशी शिक्षा का उद्भव निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में हुआ है। अगर हम विशिष्ट शिक्षा की बात करें तो वह शिक्षा जो विशिष्ट बालकों के लिए दी जाती है, वह शिक्षा जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है, वह विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आती है। अब ये विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं? विशिष्ट बालक की बात अगर हम कर रहे हैं तो विशिष्ट बालक में कौन कौन से हैं? तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत एक तो वो बालक जो शारीरिक रूप से विशिष्टता रखते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्टता रखते हो। दूसरे वे बालक जो मानसिक रूप से विशिष्टता रखते हो। तीसरे वे बालक जो लैंगिक रूप से विशेषता है। चौथे वे बालक जो अपवंचित वर्ग के हैं। या इसको हम सामाजिक भी कह सकते हैं, सामाजिक रूप में भी आ सकता है। पछड़े हुए बालक हैं जो आर्थिक आधार पर विशिष्ट हैं। ठीक, इसी प्रकार से कई चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट अगर देखा जाए तो यही 5 है। देश आजाद हुआ, संविधान बना तो यह प्रयास किया गया कि ये किसी भी प्रकार का भेदभाव, कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें भेदभाव से जुड़ी हुई और इसके आधार पर भी कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। शुरू में मानवीय इतिहास की संकल्पना की बात हम करते हैं, हम मानव हैं, वेदना की बात करते हैं, संवेदना की बात करते हैं। जब किसी के घर में किसी विकलांग बालक का जन्म होता था, किसी के घर में किसी विकलांग बालक का जन्म होता था, तो वो लोग ये सोचते थे कि ये बालक जीवित रहने की बजाय मर ही क्यों जाए। या वो बालक जब जीवित होता था, बड़ा होता था और जब विद्यालय में पढ़ने जाता था, यह आज भी आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है। उदाहरण भी प्रस्तुत है। अभी आपके बीच में कोई एक ऐसा बच्चा हो जो लगन के चलता हो, तो हम सभी कहते हैं लगना जा रहा है, एक नामकरण कर देते हैं। उसकी विशिष्टता के आधार पर वो लगन के चलता है, लगना करते हैं। निश्चित रूप से उस बालक के लिए या उसके लिए हीन भावना उत्पन्न करता है। उसके लिए वह ऐसी कमी है जिसको वह दूर नहीं कर सकता। इसमें उसका कोई अपराध भी नहीं है, उसका कोई दोष भी नहीं है। जीवन जीने का अधिकार सबको प्राप्त है, उसको प्राप्त होना चाहिए। समानता का अधिकार उसको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या यह समानता का अधिकार उसको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अभी कोई अंधा हो, कम दिखाई देता है, कर देगा मारा जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं, ये कहने का मतलब है कि जो हमारी मूल अवधारणा है, मानवता की बात जो हम लोग करते हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कलंक है। ठीक है, इसीलिए प्राचीन काल में लोग चाहते थे कि जैसे विकलांग बालक को जन्म हो तत्काल ही मर जाए या उसको मार भी दिया जाता था। हालांकि बाद में इस पे काम हुआ और ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की संकल्पना की गई। जैसे आपके बगल में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय है, विशिष्ट विद्यालय है जहां पे विकलांग बालकों को शिक्षा दी जाए। दुनिया भर में कई जगह ऐसे विद्यालय बनाए गए जो विशिष्ट विद्यालयों के आधार पर इन शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़े हुए या अपवंचित वर्ग के बालक या लैंगिक भेदभाव के रूप में जो विद्यालय खुले, उनके आधार पर उनको शिक्षा देने का काम किया गया। लैंगिक आधार पर सीरियस क्या बात है, ठीक है। शारीरिक रूप की विकलांगता की बात कर सकते हैं तो ऐसे बालक जो शारीरिक विकलांग बालक हैं या विशिष्टता वाले बालक हैं, जिनका शारीरिक विकास सामान्य बालक
के अनुरूप नहीं है। ठीक है, अर्थात विकलांग बालक के रूप में विकलांगता दोनों प्रकार से हो सकती है। पूर्णतः विकलांगता भी हो सकती है, आंशिक विकलांगता भी हो सकती है। जिससे कोई बच्चा हो पूरा वो बधिरतम सुन नहीं पाता, कोई बच्चा हो जिसको थोड़ा धीमे सुनाई पड़ता हो, कोई हो जिसको कम दिखाई देता हो, कोई ऐसा हो जिसको एकदम ही दिखाई नहीं पड़ता हो। तो कह सकते हैं कि ये पूर्णतया भी हो सकती है, आंशिक भी हो सकती है, जो शारीरिक विशिष्टता है। मानसिक विशिष्टता की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो सामान्य छात्रों की बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच मानी गई है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि की बात करें हम अगर तो 90 से 110 मानी गई है। अब 110 से अधिक वाला, चाहे वो प्रखर बुद्धि हो, प्रतिभाशाली बुद्धि हो, वो भी विशिष्ट है। चाहे वो बालक जो 90 से कम हो, पिछड़ा हो या उससे भी कम हो, मानसिक मंदता हो, डल हो, कोई भी हो, कहने का मतलब इसके पीछे जो भी हो वो भी विशिष्ट बालक है, उसको विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखा जाता है। लैंगिक के अंतर्गत जहां पे लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है हमारे भारतीय समाज में, या दुनिया भर में ऐसा नहीं है, दुनिया भर से उदाहरण नहीं मिलता है। भारतीय समाज में आज हम लोग ज्यादा बात करते हैं क्योंकि अभी भारतीय समाज में ज्यादा, लेकिन इतनी भी सत्यता है कि यहाँ से भी ज्यादा कट्टरता भी कई सारे मुल्क हैं, कई सारे देश हैं जहां पे लैंगिक आधार पर कट्टरता है। अपने यहाँ भी था, लेकिन अपने यहाँ बहुत कुछ बदलाव हुआ है, कम हुआ है, इससे घटा है, जहां पे लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों की पूरा छूट था, अध्ययन अध्यापन करती थी, उपनयन संस्कार होता था। उत्तर वैदिक काल आते आते स्थिति में गिरावट आई, बौद्ध धर्म आया। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने महिलाओं का प्रवेश ही बौद्ध विहार के संग में वर्जित कर दिया था, शिक्षा से दूर थी। वो तो बाद में प्रजापति गौतमी ने कहा और महात्मा बुद्ध ने शांत कर दिया। ठीक, आजादी के बाद, आजादी के पहले की भी कहानी मुस्लिम काल में और इसकी बदतर होती है। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया, संभव ही नहीं था। तो कहने का मतलब है कि जहां लैंगिक आधार पर भेदभाव किया गया, लैंगिक आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं या लैंगिक आधार पर जो भेदभाव कर रहे हैं वो भी विशिष्टता के अंतर्गत आते हैं। हम एक विशेष लिंग को अधिक महत्व दे रहे हैं और एक दूसरे लिंग वाले को कम महत्व दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पे शामिल है। अपवंचित वर्ग के जो बालक हैं या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक हैं, जो जैसे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की बात कर लें, क्या अपवंचित वर्ग में है, वे बालक जिनको जाति के आधार पर या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या कर्म के आधार पर भी कभी कभी किया गया प्राचीन काल में। ठीक है, उसके आधार पर ये जो अपवंचना की गई, अपवंचित वर्ग के बालक किए गए, जो सामान्य नागरिकों या सामान्य बालकों के व्यवहार में या उसमें शामिल नहीं किया गया, उस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, इसी रूप से विशिष्टता का परिचय है। ठीक है, आर्थिक आधार पर अधिक पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, दोनों के बीच में अंतर कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया कि भाई इस विद्यालय में से जो इनके पास ज्यादा स्टैंडर्ड होगा, अधिक पैसे वाले हैं, इनकी फीस उतना रहेगा, तभी वो प्रवेश ले सकता है, था नहीं ले सकता। आज के समय में अक्सर ये क्वेश्चन बार से करके पूछता भी है कि समावेशी शिक्षा की नीति क्या कहती है, किसी विद्यालय का प्रिंसिपल क्या किसी छात्र को आर्थिक आधार पे या शारीरिक आधार पे या मानसिक आधार कोई विशिष्टता हो तो क्या उसका विद्यालय प्रवेश नहीं ले सकता है? निश्चित रूप से उसका उत्तर होगा वो लेगा। क्यों लेगा बताओ? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो आधार है, इन आधारों पर बालकों की विभिन्न श्रेणियां बनाना, ठीक है, और समानता के अधिकार से मुक्त। ठीक, कहने का मतलब है कि जब हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं समानता की, आज के दिन में शिक्षा की बात करेंगे, विषय 21 के मूल अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए निःशुल्क और अनिवार्य है, मूल अधिकार में शामिल है। तो क्या किसी भी आधार पे हम किसी बालक को विद्यालय में प्रवेश से वंचित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते।
आज के तो एकदम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। देखिए होता क्या था, और बात करते हैं। होता क्या था, जैसे मैंने जो कहानी बता रहा था आपको, कि ऐसे बालक जब जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं और वो बालक जब समाज में आते हैं तो उनके साथ एक जो भेदभाव की नीति होती है वह अपनाई जाती है। ये किसी प्रकार की भेदभाव की नीति को दूर करने के लिए ही, या इस भेदभाव जो समाज में निरंतर चल रहा है उसको समाज से बाहर निकालने के लिए, सभी बच्चों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए ही समावेशी शिक्षा की संकल्पना की गई है। ठीक, समावेशी शिक्षा की संकल्पना करते समय इस चीज का ध्यान रखा गया। क्यों ऐसा किया गया? देखिए शुरू मैंने बताया कि ऐसे जो बच्चे होते थे, आज भी आप देखते होंगे पैर कट रहा है भीख मांग रहे हैं, अंधा है भीख मांग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समाज की मुख्य धारा से जुड़े ही नहीं पाए। बाद में जब विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई, विशिष्ट विद्यालयों की जब स्थापना की गई तो निश्चित रूप से उस विशिष्ट विद्यालयों में उन छात्रों के लिए अध्ययन अध्यापन का अवसर मिला जो अभी तक शिक्षा से पूरी तरह से वंचित थे। एक अच्छी शुरुआत मानी गई तत्कालिक समय में, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? ठीक है, अब कोई एक बालक है जो विकलांग है, कोई एक बालक है अंधा है, वह शिक्षा तो प्राप्त कर रहा है, उसके आसपास का जो एटमॉस्फियर है, जो समूह है, जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब वैसे ही हैं जैसे वो है। अंधे वाले विद्यालय में सारे अंधे हैं, जो विकलांग वाले हैं या कम मानसिक बुद्धि वाले हैं उनके साथ भी वैसे ही बच्चे हैं। कहने का मतलब, लेकिन क्या उसका सारा जीवन उन्हीं लोगों के बीच निकट जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हमें भावी जीवन के लिए तैयार करना। विद्यालय क्या है? लघु समाज का समुदाय, उसका एक स्वरूप है। वहां बालक अपने सहपाठियों के साथ, शिक्षकों के साथ, शिक्षक के साथ, छात्र स्कूल के साथ, छात्र के साथ, ठीक है, इत्यादि चीजों को वह वहां पे सीखता है, वहां से वो जीवन के लिए तैयार होता है। लेकिन उस बालक की संकल्पना कीजिए कि जो विशिष्ट प्रकार के विद्यालय में पढ़ता है, विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन जब वो शिक्षा पूरी कर लेगा तो वह समाज में तो आएगा हमारे आगे, अर्थात सामान्य में ही आएगा। और उस सामान्य में के साथ अब उसका समन्वय स्थापित करना कितना कठिन काम होगा, ये आप सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेंटलिटी बनी हुई है हमारे अंदर की, नहीं वो तो अंधा है तो हीन है, हमसे कमजोर है, हीन भावना बनी हुई है। और वो आज तक जिसके साथ था, चूंकि सब उसके जैसे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब सामने वालों से क्या चुनौतियां मिलेगी इसके लिए वो तैयार नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही समावेशी शिक्षा का उद्भव हुआ, समावेशी शिक्षा की संकल्पना रखी गई और समावेशी शिक्षा में यह प्रयास किया गया कि ये जो तमाम जो अलग अलग व्यक्तित्व विभिन्नताएं हैं, इस व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसीलिए यूनेस्को ने सबसे पहला पॉइंट जो आपने शायद नोट किया होगा, ठीक है, वह कहता है क्या कि सभी बच्चों की जो आवश्यकता है वह अलग अलग है, कहता है। लेकिन वो कहता भी है कि से विश्वास करती है कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। तो किस प्रकार से जो शारीरिक विकलांग वाले बालक है उसको सामान्य श्रेणी के बालक के साथ कब कैसे किस रूप में बैठाना है, इसके लिए हमको अध्यापकों को ट्रेन करना है। वो चीजें चल भी रही हैं, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भी चल रही है, और अब तो सेवापूर्व जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें भी इस पाठ्यक्रम को जोड़ने का जो कार्य किया गया है वो शायद इसीलिए किया गया है। ठीक, ये तो सिर्फ एक बाहरी तौर पर दिख रहा है, समावेशी शिक्षा का प्रभाव इससे भी अधिक है। एक सामान्य विद्यालय का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए इस पे आधारित है, कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए इस पे आधारित होना चाहिए। इन सारी चीजों को
को ध्यान में रखते हुए ही समावेशी शिक्षा का विकास हुआ है। आज के समय में जहां पे हम रटंत विद्या पे ध्यान देते हैं, लर्निंग पे कम ध्यान देते हैं। जो अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, जिनका बहुत नाम है, वो अपने छात्रों के मध्य बेवजह के कंपटीशन की भावना का विकास करते हैं। कभी कभी यह कंपटीशन की भावना इतनी अधिक हो जाती है कि आपस में छात्रों का जो संबंध होता है वो भी खराब हो जाता है। तो समावेशी शिक्षा इस पे भी ध्यान देती है। कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, लेकिन वह एक स्तर तक ही ठीक है, दूसरे स्तर तक नहीं कि अधिगम की भावना खत्म हो जाए और सिर्फ कंपटीशन की भावना आ जाए। सीखना महत्वपूर्ण है, लर्निंग महत्वपूर्ण है, अनुभव महत्वपूर्ण है, तथ्यों का ज्ञान उतना महत्वपूर्ण शायद नहीं है कि सब कुछ छोड़ के उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि अगर समावेशी शिक्षा की बात हम कर समावेशी शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या करना होगा हमको, ये निश्चित रूप से यहाँ से हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। विशिष्ट बालक रूप में शारीरिक जो विकलांग बालक आएंगे, इसमें आंशिक विकलांग और पूर्ण विकलांग के रूप में आंखों से, कानों से, मुंह से, ठीक है, ये सभी चीजें इसमें जो है शामिल होगी। खासकर प्रधानता के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे और उनकी शिक्षा की व्यवस्था जो होगी, ऐसा पहले भी निष्पों ने पहली बार ही कहा कि सबको साथ सिखा सकता है, लेकिन उनकी कुछ अपनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अंधा बालक है, देख नहीं सकता है, दृष्टिबाधित बालक है, बिल्कुल नहीं देख सकता है, तो निश्चित रूप से उसको हम लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से अध्ययन ज्ञापन करवाएंगे, लेकिन वो सुन सकता है। तो आपस में बाकी सामान्य छात्रों के साथ उसको भी रहने को, बात करने को, अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करने को और एक सामान्य बालक के विचारों को, भावों को प्राप्त करने या सुनने का पूरा अधिकार है, ताकि वह भविष्य में जब शिक्षा पूरा करके समाज में जाए तो वहां पे उसको समझ में स्थापित करने में दिक्कत न हो। इस चीज के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे समावेशी शिक्षा की संकल्पना की बात करते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा की संकल्पना यहाँ पे की गई है। तो आज सिर्फ आप लोगों को हमने समावेशी शिक्षा का स्वरूप क्या है, क्या उद्देश्य है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस पर फोकस किया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।